हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ ए इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स जो कि हमारा है ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन यानी कि ईयर। आज हम दोनों ही चीज़ों को समझेंगे कि कान है वो हमारे सुनने का काम कैसे करता है और बॉडी के बैलेंस का कैसे काम करता है। हमारे ईयर के दो बेसिक फंक्शन होते हैं, वो है हियरिंग करना और उसके अलावा में बॉडी का बैलेंस बनाना। अभी बॉडी के बैलेंस कराते से हमें कैसे पता चलता है? हम कई बार देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमारी आंख बंद भी है और अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, तो भी हमें फील होता रहता है कि गाड़ी चल रही है, सीधे ट्रैक पे चल रही है या गाड़ी घूम रही है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कर रही है। तो हमें आंख बंद करने के बावजूद हमें किस तरीके से आइडिया लगता है कि हमारी बॉडी की टिल्टिंग कैसे हो रही है, बॉडी का झुकाव किधर हो रहा है, या हम घूम रहे हैं या हम सीधे चल रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि हम किसी व्हीकल में बैठे हैं और अचानक उसमें एक फास्ट एक्सीलरेशन होता है, तो जो हमें वो फीलिंग होती है उसमें हमारा जो ईयर है वो कैसा अपना फंक्शन करता है, उसी को आज समझेंगे। तो सबसे पहले अपने डायग्राम की बात कर रहे हैं कि ईयर की स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे एनाटॉमी के अंदर, तो किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है उसको भी आपको समझना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब कभी भी एनाटॉमी में स्पेशली ध्यान रखें, आपको स्पेशली अलग से कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो टोटली एक लेबल्ड डायग्राम बनता है उसी में सारा आपका आंसर आ जाएगा, उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे और साथ में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसको भी आराम से लिख पाएंगे। तो अपने टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के अपने फंक्शन की बात कर चुका है, एक ऑडिटरी ऑर्गन होता है। और जितने भी एनिमल किंगडम के आप जितने भी एनिमल्स देखेंगे, यानी कि प्रोटोजोआ से हम शुरू करते हैं और मैमल्स तक पहुंचते हैं, और मैं कहूं अगर कोऑर्डिनेट की बात, तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स, ये जो बाहर जो कान दिखाई दे रहा है जिसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ण पल्लव, ये केवल और केवल किस में होता है? मैमल्स में होता है। आप पीसीज में देखेंगे, मछलियों के अंदर, फिश के अंदर ये ईयर पिन्ना नहीं होता है। एम्फीबियन के फ्रॉग में देखेंगे ईयर पिन्ना नहीं होता है। रेप्टाइल, एविज के बर्ड्स हुए चाहे इनमें भी नहीं होता। मैमल्स के अंदर ये ईयर पिन्ना होता है। तो मैमल्स में तीन स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है टू आइडेंटिफाई मैमल्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, and third important feature is presence of hairs on the skin. These are the three important characteristic features of a mammalian. तो ईयर पिन्ना है वो, इसलिए भी ईयर का जो पिन्ना है, मैं पिन्ना की बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इससे आप मेमल्स का आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं। तो चलिए अपने स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको हम थ्री पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो तीनों को अपने डायग्राम को ड्रॉ करते रहेंगे और सारी बातें उसी में क्लियर होती रहेगी। तो देखिए डायग्राम यहाँ से बना देते हैं अपने ईयर पिन्ना को, और यहाँ पर ये हाइट ठीक रहेगी आपको समझने के लिए कान की स्ट्रक्चर को। फिर आप क्या करें, यहाँ पर एक रफ फिगर बना दें। जब भी आपको डायग्राम बनाना है तो पहले आप क्या करें, एक रफ फॉर्मेट में इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में ही इसको आप फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी तीन पार्ट बनाए, ये एक्सटर्नल ईयर, ये मिडिल ईयर और ये इंटरनल ईयर। अब इस डायग्राम को जब फाइनलाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मैंने कहा ईयर पिन्ना है, और जो केवल और केवल किस में होता है? मैमल्स में होता है। और बाहर से जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देती है। ये सभी आपने देखा हुआ है। ये क्या करता है एक्चुअल में, जब कोई साउंड वेव्स आती है उसको रिसीव करने का काम करता है ना, साउंड वेव्स है उसको रिसीव करने का काम करता है, ईयर पिन्ना काम करता है। ये जो शादियों में और पार्टीज में जो स्पीकर बजाते थे पुराने जमाने में, लाउड स्पीकर से, उसकी शेप भी आगे से इसी तरीके से बनाई होती थी। तो ये हो गया ईयर पिन्ना। चलिए ये हो गया बाहरी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको फाइनलाइज देखते हैं कि ये जो बाहर या जो ईयर पिन्ना है, इसके अंदर आप एक पूरी कैनाल देखते हैं। इस तरीके से कैनाल होती है, ये कैनाल है। आपने देखा जब कई बार किसी के कान में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ईयरबड्स डाल करके साफ करते हैं ना, तो ये अंदर ये कैनाल बनी हुई है कान के अंदर। इस कैनाल को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। और यहां पर होता है इसका एक क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, या जिसको हम बोल रहे हैं पर्दा। तो ये हुई बात आउटर ईयर की, मैंने बात की है अभी आपको। ईयर कौन सा? ये है एक्सटर्नल ईयर। तो पहले मैं यहाँ पर एक बार के लिए लेबलिंग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पार्ट है एक्सटर्नल
एक्सटर्नल ईयर, और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, ईयर ड्रम पे ये एंड हो जाता है, और शुरू किससे होता है, ईयर पिन्ना से। लेबलिंग की बात करते हैं, पहले अपने नाम लिख लेते हैं इनका। ये नाम हो गया ईयर पिन्ना, है ना, ईयर पिन्ना बोलते हैं, कर्ण पल्लव बोलते हैं हिंदी में। और ये जो कैनाल बनी हुई है, ये वाली, ये जो कैनाल बनी हुई है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना होता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी और मिटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं बाह्य कर्ण कुहर। बड़ा ही अजीब सा नाम है, हिंदी में आप समझेंगे तो इसको बोलते हैं बाह्य कर्ण कुहर। ये कैविटी हो गई। ये जो कैनाल बनी है एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस है, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस है, ये इस तरीके से बनी हुई है, ये पूरी एक कैनाल बनी हुई है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने क्लेरिफाई करने के लिए इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसमें कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे, यहाँ हम बात करें इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस में क्या होती है, कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती है, और उन ग्लैंड्स का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स है ये, सेरुमिनस ग्लैंड्स है। कहाँ होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस में होती है, सेरुमिनस ग्लैंड्स होती है। और ये जो सेरुमिनस ग्लैंड्स है, ये लगभग कितनी होती है, ये लगभग होती है कान के अंदर 4000, लगभग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेरुमिनस ग्लैंड है, उसके अलावा में हम बात करें तो इस इंटरनल ईयर के, एक्सटर्नल ईयर के ऑडिटरी मिटस में यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ताकि अगर मान लेते हैं कि मिट्टी के साथ में कोई सैंड पार्टिकल्स अगर एंट्री कर जाए, तो यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स है। यहाँ पे हमने कहा बहुत माइन्यूट माइन्यूट के हेयर्स होते हैं, ये आपकी बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर वही बात एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस के साथ में हम ये देखते हैं कि ये जो सीरोमिनस मैंने लिखा है, यहीं पर इसके बारे में कुछ डिटेल डाल देते हैं। सीरोमिनस जो ग्लैंड्स है, सीरोमिनस glands, and what is the function of these seruminous glands? These seruminous glands secrete a special kind of chemical called as serumin. Serumin, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वी कैन से a mucus like a sticky substance is secreted by the gland that is called as the serumin. और ये सीरोमिन क्या करेगा, कोई सैंड पार्टिकल जब आते हैं तो हेयर्स उसको रोक लेंगे और वो चिपक जाएगा यहाँ से। और साथ में सीरोमिनस ग्लैंड्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट जो सीरोमिन का काम है, वो ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ईयर जो ड्रम है, कान का जो पर्दा होता है, उसको सूखने से बचाता है, उसको पेलेबल बनाता है, ये सही आपके लिए वर्ड रहेगा। हम कह सकते हैं कि टू मेक टिम्पेनम, टू मेक टिम्पेनम पेलिएबल, लचीला बना के रखता है, और साथ में क्या करता है, अवॉइड ड्राइनेस, साथ साथ में क्या करेगा, ईयर के ड्रम को सूखने से भी बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है, लचीला बनाता है, ताकि उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो सके। जब साउंड वेव्स आती है तो क्लियर वाइब्रेशन जनरेट हो। इसका काम कौन करती है, ये करता है सीरोमिनस ग्लैंड्स। ये हो गया सीरोमिनस ग्लैंड्स की हम बात करें। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, जो सीरोमिनस ग्लैंड है वो किस टाइप की ग्लैंड है, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर टर्म काम में लेते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड है। डिटेल में नहीं जाऊंगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर स्किन, और वी कैन से द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन इन जस्ट लाइक द एपोक्राइन एंड द होलोक्राइन। तो ये टाइप कौन सा एपोक्राइन है, और इसकी मैं डिटेल है वो आपको समझाएंगे जब ग्लैंड्स की बात करेंगे तब। तो ये ग्लैंड किस टाइप की होती है, ये है एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है। ये इसकी डिटेलिंग है अपना आएगी, ग्लैंड्स वाले चैप्टर में आएगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, एक्सटर्नल एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स और एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। तो ये एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स के एग्जांपल में आएगा, तो वहां पर हम समझेंगे। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट बात क्या कही है, ये बात कही है कि यहाँ पर सबसे बाहर क्या होता है, ईयर पिन्ना, बाह्य कर्ण पल्लव, और उसके अंदर की ओर ये कैनाल जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, and numerous small hairs are present in this external auditory meatus which block the sand particles, sand particle को ब्लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये हमने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनाई है, यहाँ पर इसका मैं लेबलिंग कर देते हैं, एग्जैक्टली यहाँ कर देते हैं। ये वाला है ईयर ड्रम, ये क्या है, ये है ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम कह सकते हैं, टिम्पनम कह सकते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं हम सामान्य भाषा के अंदर, कि जो साउंड वेव जाती है तो इसमें क्या होगा, ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन होता है। ये जो ईयर ड्रम है किस चीज का बना हुआ है? जब भी आप किसी ड्रम को देखते हैं, ढोल को बजाते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर लगी रहती है। ईयर ड्रम है, उसमें डबल लेयर्स है। ईयर ड्रम में डबल लेयर्स है। बाहर की तरफ तो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की मेम्ब्रेन है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है। और उसके अलावा में एक इसमें है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरी है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दो लेयर्स हैं, इससे बना हुआ है ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम है, एकदम खिंचा हुआ रहता है, साउंड वेव आती है। इवन हम विस्परिंग भी करते हैं, फुसफुसाहट के साथ भी आवाज निकालते हैं, तभी ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है और उससे फिर हमें सुनाई देता है। कैसी मैकेनिज्म होती है वो तो हम आगे की तरफ इसमें देखेंगे। ये होगी बात ईयर ड्रम की। अब एक और इंपॉर्टेंट हम फीचर की बात कर रहे हैं समझने के लिए। ये वाला पार्ट, इसको मैंने क्या कहा आपको, ये है मिडिल ईयर, ये है मिडिल ईयर। और जो मिडिल ईयर होता है वो एक पर्टिकुलर बोन से कवर्ड रहता है, जिसे बोलते हैं अपने टेम्पोरल बोन, है ना, टेम्पोरल बोन है, उससे कवर्ड रहता है। ये कौन सा पार्ट है, टेम्पोरल बोन का पार्ट है, टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन से ये कवर्ड रहता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे हमने कहा कि ये कौन सा पार्ट था, एक्सटर्नल ईयर है, ये वाला कौन सा पार्ट है, मिडिल ईयर है। तो यहां पे हम नाम लिख देते हैं क्या, मिडिल और ईयर, यानी कि मध्य कर्ण, हिंदी में कहें तो मध्य कर्ण। यहां से लेके यहां तक ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर बोलते हैं या मध्य कर्ण बोलते हैं, मिडिल ईयर। और ये किससे कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, टेम्पोरल बोन से रहता है। चलिए, इस मिडिल ईयर में क्या होता है, तीन बोन्स होती है, बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं, जिनका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। कैसे कैसे होती है उसको अपने यहाँ पर ड्रॉ करते हुए चलते हैं। मेलियस होती है लगभग ऐसी आकृति में होती है, ये होती है इंकस होती है, और यहाँ पर होती है स्टेपिज बोन होती है। ये तीन यहाँ पर बोन्स है, बहुत छोटी बोन होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। यहाँ पे ये हो गई मेलियस, ये इंकस और स्टेपिज। यहाँ पे लेबलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर्स डाल देता हूँ 1, 2 और 3, और उसके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, आप इसको भी समझिएगा। मैंने कहा नंबर 1 नंबर बोन है, कौन सी है इसमें, मेलियस, मेलियस है। दूसरी बोन है इंकस, और तीसरी जो बोन है वो है स्टेपिज। ये जो तीन बोन्स हैं किसमें है, मिडिल ईयर में। ये इनको ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। इन तीनों ही बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। इनको हम ओसिकल्स बोलते हैं, या कहते हैं ओसिकल्स ऑफ ईयर, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि हमने इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा है। पहले इसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन, उसके बाद में बात करेंगे। मेलियस है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है हैमर शेप्ड होती है, हैमर शेप्ड होती है, हैमर के समान, हथौड़े के समान। इसकी जो शेप होती है वो होती है एनविल शेप्ड होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। और ये जो लास्ट नंबर है इसको हम कहते हैं, ये है स्टाइरप्ड शेप है, स्टाइरप्ड शेप्ड है, स्टाइरप्ड शेप्ड बोन्स होती है। स्टेपिज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेपिज है वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है, तो हम कहते हैं स्टेपिज बोलते हैं। तो यहां पर मैं ये टर्म और लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन। हमारे शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन इज द फीमर, जो हमारे पैर में होती है, थाई के अंदर होती है, उसको बोलते हैं फीमर, वो है लॉन्गेस्ट है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिज होती है, स्टाइरप्ड शेप्ड होती है। और इन तीनों ही बोन को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों बोन्स को बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ये क्या काम करती है उसको भी हम समझेंगे। इन तीनों का जो फंक्शन है वो है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना, यानी कि साउंड की वेव्स को बढ़ा देना। जितनी साउंड इस ईयर से, एक्सटर्नल ईयर से रिसीव हो रही है, उस एक्सटर्नल ईयर से जो रिसीव होगी साउंड वेव्स, ये ईयर ड्रम के साथ में टकराती है और इससे साउंड वेव्स जनरेट होती है, साउंड वेव्स जनरेट होगी। ये साउंड वेव्स कम होती है, इसकी अमाउंट को बढ़ाना है, यानी कि उसको एम्पलीफाई करना है, तो उसका काम कौन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
these three bones amplify the sound waves. तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन भी लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स में कुछ भी अलग से बनाना ना पड़े और लिखना पड़े. फंक्शन में हम लिख देते हैं, क्या कहा मैंने, टू एम्प्लीफाई द साउंड वेव्स, ध्वनि की तरंगों को बढ़ा देना, इसका काम होता है एम्प्लीफाई करना. टू एम्प्लीफाई साउंड वेव्स होता है, ये बेसिक काम है. एग्जाम में मैं फिर बता देता हूं, जब कभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं तो आपका डायग्राम ही इस तरीके से बना हो कि सारा आंसर उसी में आ जाए. तो एग्जामिनर जब आंसर बुक को जब चेक करते हैं तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन द डायग्राम, लेवल डायग्राम विद द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस ईयर. यहां पे एक कैनाल निकल रही है, यहां पर देखिए मैंने गेट सा खोल के रखा हुआ है. इस कैनाल का नाम होता है यूस्टेकियन कैनाल. यूस्टेकियन कैनाल बोलते हैं, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे. ये इसका क्या नाम है, यूस्टेकियन. ये है यूस्टेकियन कैनाल है, यूस्टेकियन कैनाल. और इसका काम क्या है, इस यूस्टेकियन कैनाल का काम देखिए, यहां से मिडिल ईयर से यूस्टेकियन कैनाल निकल रही है और खुलती कहाँ है, हमारे थ्रोट वाली साइड में, ठीक है ना, थ्रोट वाली साइड में. और इसका काम होता है मिडिल ईयर में एयर के प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है ना. ये क्या करती है, ये करती है मेंटेन एयर प्रेशर, मेंटेन एयर प्रेशर. अब ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि कौन से ईयर में करती है, एक्सटर्नल में, मिडिल में और इंटरनल ईयर में. तो ये कनेक्टेड ही किसके साथ में, मिडिल ईयर के साथ कनेक्टेड है. तो एयर प्रेशर भी किसमें मैनेज करेगी, मिडिल ईयर के अंदर करेगी. हमने कहा कि जब यहां से साउंड वेव्स आती है तो वो साउंड वेव्स है लो पिच की होती है. फिर ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, इससे वाइब्रेट करेंगे. इस ए यानी कि मेलियस के वाइब्रेशन से, इंकस में इंकर्स के वाइब्रेशन से स्टेबिज में वाइब्रेशन जनरेट होंगे और साउंड वेव्स है वो एम्पलीफाई हो जाएगी. अगर यहाँ पे मिडिल ईयर में अगर एयर का प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन है वह घट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. यही कारण है जब हम पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पर जाते हैं या हम ये कहें एरोप्लेन में जब हम सफर करते हैं तो जैसे जैसे फ्लाइट हाइट पर जाती है तो सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है. कारण क्या होता है, हवा का एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर वो डिक्रीज हो गया. उससे क्या होगा, यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, इस मिडिल ईयर के अंदर भी एयर प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं बन पाएगा. तो साउंड का एम्पलीफिकेशन नॉर्मल नहीं होगा, कान में थोड़ा सा सूनापन महसूस होने लग जाएगा. ये छोटी छोटी बातें इनको में ध्यान रखने की जरूरत है. चलिए अब उसके बाद में बात करता हूं थर्ड पार्ट. ये है ईयर का थर्ड पार्ट है. इस थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं कॉक्लिया. ये एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसकी डिटेल में आपको अभी समझाऊंगा कि ये किस. तो अभी हमने एक आउटलाइन के बारे में समझा था कि ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर क्या होता है. अभी हम इंटरनल ईयर है उसकी डिटेल स्टडी को करेंगे कि इंटरनल ईयर है वो किस तरह से दिखाई देता है. इंटरनल ईयर के बेसिकली मैं कहूँ तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. वेस्टिबुल पार्ट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और उसके अलावा होता है कोक्लिया. उन तीनों को हम डायग्रामेटिकली अब समझेंगे किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है और कैसे आपको समझना है. इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस. इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. इसका मैंने क्या कहा, तीन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट कौन सा है, वेस्टिब्यूल होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और कोक्लिया होती है. इसके डायग्राम को आप समझने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ. ये है वेस्टिब्यूल का पार्ट है, ये पार्ट है वेस्टिब्यूल का. और डायग्राम में मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले उसकी एक आप क्या बना लें, आउटलाइन को बना लें. और आउटलाइन बनाने का तरीका अभी आप देख पाएंगे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं और उसी तरीके से आपको इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है ना. ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन ऑफ. ये हो गया. अब इसको अपने फाइनलाइज करते हैं. तो फाइनलाइज करने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है यूट्रिकुलस का पार्ट होता है, ये है यूट्रिकुलस का पार्ट है. अब मैं थोड़ा सा फास्टली इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से आप बना सकें. ये इस तरीके से आप एग्जाम में इसको ड्रॉ करते हुए चलेंगे. डायग्राम बनाने का पैटर्न है वो आपको समझना है और एग्जाम में जब आप डायग्राम बनो तो इसी तरीके से आप करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूं कम टाइम में आप
इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और उससे आपके मार्क्स भी क्या होंगे, वो एनहांस हो पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मैं इस डायग्राम को जो ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। आप इसकी अगर बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगेन एंड अगेन आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, तो एग्जाम में ये जो टाइम है इस डायग्राम में लगने वाला वो हो जाएगा कम, और उससे आपके मार्क्स बढ़िया आने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। ये है इसका, मैंने बताया किसका पार्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, दैट इज द वेस्टिब्यूल का, ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है ये भी किसका पार्ट है, ये भी है वेस्टिब्यूल का पार्ट है। ये दोनों ही पार्ट है वेस्टिब्यूल के पार्ट है। ये है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है। अभी लेबलिंग में आप समझ पाएंगे सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन द डायग्राम। और ये जो मैंने थर्ड पार्ट यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पार्ट है इंटरनल ईयर के कॉक्लिया का पार्ट है। ये कोल्ड जो पार्ट है ये है कॉक्लिया का पार्ट। इस तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इंटरनल ईयर जो है उसके 3 होते हैं पार्ट। उसमें पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल। देखिए यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ वेस्टिब्यूल, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल ईयर का, वेस्टिब्यूल है ये। इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 1, ताकि एग्जाम में आंसर लिखते समय और नोट्स बनाते समय आपको अलग से रोट लर्निंग नहीं कर पड़े। ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसके भी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये वाले, ये जो 2 पार्ट है, कौन सा, फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों किसके पार्ट हैं, वेस्टिब्यूल के पार्ट है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम यूट्रिक्यूलस, और दूसरा होता है सेक्यूलस। यहाँ पे ये देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला, ये है यूट्रिक्यूलस, यूट्रिक्यूलस, और दूसरा पार्ट है सेक्यूलस। इनकी बात कर रहा हूं। ये क्या है, ये वाला है सेक्यूलस है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये हो गया यूट्रिक्यूलस हो गया। तो वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट होते हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और देखिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई रखी है, इसको कहते हैं सक्कस एंडोलिम्फेटिकस। नाम लिखते हैं तब आप चीजों को इजीली कैच कर पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सक्कस, सक्कस एंडोलिम्फेटिकस, इसको बोलते हैं सक्कस एंडोलिम्फेटिकस क्या बोलते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सक्कस एंडोलिम्फेटिकस बोलते हैं। अब देखिए ये एक बीच में कनेक्शन दे रखा है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दे रखा है। एग्जैक्ट मार्किंग देखिए जहां पर मैं नंबरिंग करने वाला हूं, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूं। इन दोनों को यानी कि यूट्रिकुलस और सेक्युलस, इन दोनों को जोड़ने वाली जो डक्ट है, यूट्रिकुलस सेक्युलस को जोड़ने वाली, उसका नाम देखें यूट्रिक्यूलो सेक्युलर डक्ट, यूट्रिक्यूलो सेक्युलर डक्ट, इन दोनों के नाम से बना हुआ है। तो यहां पर लिख देते हैं अपने यूट्रिक्यूलो और सेक्युलस डक्ट, इसके नाम से ही आ गया। यूट्रिक्यूलस को सेक्युलस से जोड़ता है तो नाम हो गया यूट्रिक्यूलो सेक्युलर डक्ट बोलते हैं। ये हो गई स्ट्रक्चर। एक और यहां पर देखें डक्ट बनाए रखी है, ये वाली डक्ट है जो किसको कनेक्ट कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है यूट्रिक्यूलो सेक्युलर डक्ट को सक्कस एंडोलिम्फेटिकस से कर रही है। तो इसका नाम ही है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस बोलते हैं, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। यहां पे इसका नाम है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस बोलते हैं इसको। ये हो गया एंडोलिम्फेटिकस हो गया। ओके तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। मैं पहला किसकी बात कर रहा हूँ, वेस्टिब्यूल की बात कर रहा हूँ। वेस्टिब्यूल के देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द vestibule, that is the utriculus and the seculus. Utriculus is greater and larger in size as compared to the seculus, and both the utriculus and the seculus is connected by a duct. That duct is called as the utriculosecular duct, and at the middle point of the utriculosecular duct another duct arises, that is called as the ductus endolymphaticus, and the end part of the ductus endolymphaticus converts into a balloon like structure, that is called as the succus endolymphaticus. ये जो यूट्रिकुलस और सेक्युलस है इसमें एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मैक्यूला। दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर है। दोनों का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यूट्रिकुलस में भी होता है एक स्ट्रक्चर जिसे मैक्यूला बोलते हैं, और सेक्युलस में भी एक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम मैक्यूला। यहां पर मैं लिख देता हूं मैक्यूला, ये हो गया मैक्यूला, हो गया स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली इसमें भी क्या है, सेक्युलस में भी क्या है, एक मैक्यूला है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो होगी मैक्यूला, दोनों में है। और इस मैक्यूला के अंदर
एक सॉलिड पार्टिकल्स होता है, एक सॉलिड पार्टिकल है, इसको अपने अलग कलर से बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये वाला इसको हम बोलते हैं ओटोकोनिया, ओटोकोनिया बोलते हैं। ये हो गया ओटोकोनिया। ये क्या मोमेंट कर सकता है इधर, है ना, मोमेंट कर सकता है। अब ये दोनों की बात हो गई है। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम हमने क्या रखा है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये वाला, ये वाली सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंटरनल ईयर, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर ये है कैनाल्स, नाम खुद ही बता रहे हैं सेमी सर्कुलर, पूरी सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्कुलर है, इसलिए नाम रखा है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये है, ये वाली बना रखी है, तो एक दूसरे पे कहां पर है, 90 डिग्री पे, कहां पर है, 90 डिग्री, 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे से क्या रहती है, 90 डिग्री पे रहती है। हम इनकी बात कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने क्या कहा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। दीज आर द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर। इस सेमी सर्कुलर कैनाल में आप देखेंगे यहाँ पे एंड में एक पार्ट है जो थोड़ा फूला हुआ है ना। ये फूला हुआ जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम एम्पुला, इसको बोलते हैं एम्पुला। ये है एम्पुला है। और इस एम्पुला में अगर मैं कहूं तो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम है क्रिस्टा। अभी मैं बताऊंगा ये क्रिस्टा क्या काम करता है, इसलिए मैं इस क्रिस्टा के नाम को एक बॉक्स में डाल देता हूं ताकि हम इसकी डिटेल को समझ पाएंगे। क्रिस्टा, ये वाला एम्पुला, एम्पुला के अंदर क्या होता है, एक क्रिस्टा पार्ट होता है। ये वाला, इसकी हम डिटेल की बात करेंगे। अभी यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज कॉक्लिया। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल ईयर का और इसका नाम क्या है, कॉक्लिया। कॉक्लिया स्ट्रक्चर तो कैसी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ऐसे स्प्रिंग की तरह क्या हो जाती है, कोइल्ड हो जाती है। और लगभग कितने बताती है, इसमें कोइलिंग होती है 2:3/4 टर्न्स होते हैं इसके अंदर, इतने टर्न्स होते हैं इसके अंदर, 2:3/4 टर्न्स होते हैं। ये जो कोक्लिया होता है इसको हम एक और नाम है, इसको लेजिना भी बोलते हैं। ये इसका सेकेंड नेम और है। तो यहां पर ये बात है कोक्लिया की। तो ये हुआ किसका, इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की। तो हमने कहा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कोक्लिया होता है। तो ये आप डायग्राम में आप देख पाएंगे और इसको डायग्राम की हेल्प से आप इसको जब एग्जाम में आंसर के फॉर्म में लिखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बात आता हूं इस क्रिस्टा पे, और इधर एक दूसरा जो मैंने नाम बताया यहाँ पर मैक्यूला। इन दोनों के फंक्शन का क्या सिस्टम होता है, क्रिस्टा और मैक्यूला के फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं पहला एक नाम लिख देता हूं, जो मैंने कहा थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है इस क्रिस्टा को, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ क्रिस्टा एंड मैक्यूला। ये जो क्रिस्टा होता है ये हमारी बॉडी को क्या देता है, ये हमारा देता है एंगुलर एक्सीलरेशन देता है। एंगुलर यानी कि हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रिया देता है। क्या होता है अभी समझाएंगे आपको डायनेमिक इक्विलिब्रिया। हमने कहा ये किस में हेल्प करता है, ये करता है डायनेमिक इक्विलिब्रिया में। डायनेमिक इक्विलिब्रिया, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गति, गतिक होना, चलना, दौड़ना। जब हम मोमेंट की अवस्था में होते हैं तब हमारे बैलेंस काम कौन करता है, क्रिस्टा करता है, इसलिए कहते हैं डायनेमिक कहते हैं। इन मोशन कंडीशन, हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब हम मोशन की कंडीशन में होते हैं, इन मोशन कंडीशन गति की अवस्था में होती है, उस दौरान हमारे बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, क्रिस्टा। गति करना, मोशन होना, इसलिए लिखा डायनेमिक। और इक्विलिब्रिया मतलब सामंजस्य बिठाना, साम्य अवस्था बिठाना, यानी कि बैलेंस बनाना, ये काम होता है क्रिस्टा का। तो हम ये कह सकते हैं क्रिस्टा, हमारे देखिए हेड का जो रोटेशन होता है, हम ऐसे कर रहे हैं, रोटेशन है, ये रोटेशन का कंट्रोल भी कौन करता है, क्रिस्टा करता है। तो यहां पर मैं और लिख देता हूं आपको, रोटेशन ऑफ हेड, रोटेशन ऑफ हेड है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, क्रिस्टा से मिलती है। रोटेशन यानी कि एंगुलर मोमेंट हो रहा है, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो ये बेसिक फीचर होते हैं क्रिस्टा के। अब यहां पे मैं सेकंड नाम ले लेता हूं किसका, मैक्यूला का। जो मैंने कहा
इंपॉर्टेंट है मैक्यूला, ये हो गया मैक्यूला। मैक्यूला में इससे जस्ट अपोजिट है, जैसे मैंने कहा ये डायनेमिक इक्विलिब्रिया है, ये स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में रहता है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें स्टैटिक इक्विलिब्रिया, इक्विस्टिक इक्विलिब्रिया, है ना। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब मोमेंट नहीं हो रहा है तब उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रिया आते हैं। मोमेंट नहीं हो रहा है यानी कि रेस्टिंग स्टेज, यहां मैंने लिखा इन मोशन कंडीशन, यहां पर कौन सी कंडीशन आ रही है, ये है रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये काम करता है। अब हम एक जगह खड़े हुए और हमने आंख बंद की, ऐसे हमने हेड को टिल्ट किया, मोशन में नहीं है, हेड की टिल्टिंग कर रहे हैं, तो मैक्यूला हमें ये इंफॉर्मेशन दे देता है। हम कह देते हैं इसमें, हमें कहना चाहिए एग्जैक्टली टिल्टिंग ऑफ हेड, टिल्टिंग ऑफ हेड, दोनों बातें देखें, हेड का टिल्ट होना मैक्यूला, और हेड में रोटेशन होना तो क्रिस्टा, क्योंकि यहां पर कौन सा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। तो ये हमें बेसिक चीजों के बारे में ध्यान रखना है। या हम ये कहते हैं एक और बात, रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट, रैपिड फॉरवर्ड, है ना, स्टेज। रैपिड फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, हम अचानक बैठे थे, रैपिड फॉरवर्ड हो गए, रेस्टिंग के बाद में रैपिड मूवमेंट हुआ, तो इसका भी हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, मैक्यूला से मिलती है। तो ये आपके सामने मैंने मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस डायग्राम को सारा देखेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको आप एग्जाम में ड्रॉ कर देंगे, लेबल्ड कर देंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब बात करूं, हर पॉइंट से एक एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन से वो जनरेट होता रहेगा। तो अभी हम इसको आपने क्लियर कर लिया है। अब हम कहां पर फोकस करेंगे, केवल इस कॉक्लिया पे। देखिए पहला मैंने डायग्राम क्या बताया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। अभी हमने क्या समझाया, केवल और केवल हमने क्या समझाया, इंटरनल ईयर यहां पे, यानी कि हम कह दो इनर ईयर कह दो, इनर ईयर को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। इनर ईयर के 3 पार्ट हुए थे, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। अब मैं आपको कहां फोकस करेंगे, इस कॉक्लिया को, इसका हम एक डिटेल डायग्राम बनाएंगे और मैकेनिज्म को समझेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं, इसको बोर्ड को साफ। के जो हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझेंगे वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इंटरनल ईयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है इनर ईयर का, जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, वो कैसे फंक्शन करता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसी को भी हम समझेंगे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये कैसी होती है स्ट्रक्चर, और इसका हियरिंग मैकेनिज्म में क्या रोल होता है, उसी के बारे में अभी आप समझेंगे। अल्फोंसो कॉर्टाई, अभी नाम बता देंगे, अल्फोंसो कॉर्टाई होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर है। साथ साथ में इस टॉपिक को समझने पहले मैं फिर बताता हूं, जब कभी भी एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चर से रिलेटेड आंसर आते हैं उसमें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके एग्जाम, उसके डायग्राम को ड्रॉ करना। तो एग्जाम इसमें कैसे आप एग्जाम में कम टाइम में डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। जब कभी भी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को ड्रॉ करना हो तो आप क्या करें, पहले ऐसे एक आउटलाइन बना लें, रफ आउटलाइन, ठीक है, रफ आउटलाइन बनाए और बना करके, और देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूं यहां पर इस तरीके से। उससे क्या होगा कि जब फाइनली जब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो उसमें कभी भी कांट छांट नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स है वो घट जाएंगे। यहां पर जैसे ही हो गया, अब मैं देखिए इसकी आउटलाइन को पहले क्लियर करता हूं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यस ये देखिए पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे, पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे एक रफ आउटलाइन को, इस तरीके से, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा पार्ट है, रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप फिर हटा दें इरेजर की हेल्प से, तो आपके लिए डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा और कम टाइम में डायग्राम बनेगा और डायग्राम में फिनिशिंग भी आ पाएगी। अभी आप मेरे ख्याल से समझ पाएंगे कि मैंने आउटलाइन को कैसे ड्रॉ किया है। देखिए सबसे पहला तो आप इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का आपने देखा 3 बेसिक आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, 3 बेसिक चैम्बर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 इसके अंदर चैम्बर दिखाई देते हैं। इनका नाम है, कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनम और स्केला मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने इसके पहले नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देता है। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं। पहला नाम मैंने जैसे बताया
ये हो गया एक, ये हो गया 2 नंबर पार्ट, और ये हो गया इसका 3 नंबर पार्ट हो गया, ये हो गया। इनमें एक स्पेसिफिक लिक्विड भरा रहता है, यहाँ पर जो स्पेस बना हुआ है, इस यहाँ पर स्पेस, इसको बोलेंगे पेरिलिम्फ। इसमें क्या भरा रहता है? पेरिलिम्फ। यहाँ पे इसमें अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ है। यहाँ पे इसमें बात करें तो इसमें भी क्या रहता है? इसमें भी रहता है पेरिलिम्फ। ये है पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ और पेरिलिम्फ हो गया। और इसकी बात करें तो इसमें क्या रहता है? एंडोलिम्फ। ये है एंडोलिम्फ हो गया, ये हो गया एंडोलिम्फ का पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट हो गए, 1 2 और 3 चैम्बर है। एक्चुअल क्या है, ये 1 2 3 चैम्बर है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे। ये मुझे यहाँ लगाना है इसके एरो को, और इसका एरो भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया इसके अलावा मीडिया। तो इंटर ईयर की स्ट्रक्चर में जब एक्सटर्नल ईयर बनाया था उसके बाद 2 टर्म आती काम में ली थी। हम कहते हैं मिडिल ईयर के बाद में फोसा ओवेलिस और फोसा रोटंडा। ये फोसा ओवेलिस के कांटेक्ट में रहता है, ये फोसा रोटेंडस के कांटेक्ट में रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ सारा। फोसा ओवेलिस और फोसा रोटेंडस है वो पार्ट होते हैं जो मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर के साथ में जोड़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। अब देखें यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, जिसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? भाई बेस बनाती है ना, ऑर्गन ऑफ कोटाई का बेस बना रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। सब कुछ डायग्राम में आएगा, बस आपको तो लेवल्ड डायग्राम को लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना। ये हो गया इसका बेसिलर मेम्ब्रेन। ये जो पूरा पार्ट है स्केला मीडिया है। हम कहेंगे स्केला मीडिया के फ्लोर पे कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर ऑर्गेनोकोर्टाई का पार्ट होगा। किस तरीके से? देखिए यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक हल्की सी लाइन बनाएं और इसको यहां पर ऐसे बना दें, ऐसे फिश के नुमा बनानी है आपको डायग्राम ड्रॉ करते समय। एक यहाँ इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, उसका भी डायग्राम इसके साथ साथ ही हमने ड्रॉ करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये वाली, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ये वाली, इसको कहते हैं टेक्टोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टेक्टोनिक मेम्ब्रेन है ये वाली, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन है। ये टेक्टोनिक मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है वो भी हम समझेंगे। पहले हम ऑर्गेनोकोर्टाई की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। इसमें कुछ सेल्स होती है बड़ी शेप की, उसको हम बोलते हैं पिलर सेल्स बोलते हैं, यहाँ पे है ना। तो मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ डायग्राम में, 4 बना देता हूँ, 2 3 और ये हो गई 4, ये होगी 4 हो गई, पिलर शेप हो गई। और इसके बीच में कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होती है, ऐसे एकदम एकदम पतले फाइबर की तरह होती है स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। ये है सपोर्टिंग फाइबर्स है। अब इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं यहाँ इस तरीके से। ये बन गया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और इसकी ये जो टेल नुमा जो पार्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है किससे? ऊपर बनी हुई है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये ऐसी एक स्ट्रक्चर आ गई है। अब यहाँ पर पहले लेबलिंग करते हैं तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ये मैंने कहा कौन सी है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऊपर की ओर यहाँ ये वाली मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ और बना रहा हूँ, इन दोनों बातों को आप तो फोकस करना है, फंक्शन सबके समझ में आएंगे। ओके, ये हो गया। ये पार्ट कौन सा हो गया? ऑर्गेनोकोर्टाई का। यहाँ पर मैंने कहा पिलर की तरह जो लंबी सेल्स दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये इसको पिलर सेल्स बोलते हैं। ये वाली, ये क्या है? ये पिलर सेल्स है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है? पिलर सेल्स है, पिलर सेल्स। ये वाली है, लंबी वाली है ना, इसको बोलते हैं पिलर सेल्स कहते हैं। और पिलर सेल्स और ये सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स कितनी होती है? ये भी 2 तरह की होती है, लार्ज और स्मॉल। ये है सपोर्टिंग सेल्स होती है। और सपोर्टिंग सेल्स भी कितने टाइप की होती है वो भी मैं डायग्राम में लिख देता हूँ यहाँ पर। कुछ तो होती है लंबी होती है, तो वो हो गए लॉन्गर फाइबर हो गए, और दूसरे कौन से होते हैं? स्मॉलर होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। टेक्टोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिसको बोलते हैं, ये क्या है? डीटर सेल्स होती है। यहाँ पे डीटर सेल्स होती है, और यहाँ पे कुछ और स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स रहती है, 1 2 और ये 3 स्पेसिफिक फंक्शन है इन सभी का। स्पेसिफिक का ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, और ऊपर की तरह कौन सी है? रेसिनर मेम्ब्रेन्स है, रेसिनर मेम्ब्रेन्स, रिसनर्स मेम्ब्रेन। ये है रिसनर मेम्ब्रेन।
ये रीजनल मेमोरी। तो हमने कहा ना 3 पार्ट होता है, कौन सा? ऊपर का हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला एंडोलिम्फ है। ये स्केला जो मीडिया है, ये वाला जो कैविटी बनी है, इसके हम कहेंगे रूफ के ऊपर की तरफ से क्या है? रीजनल मेम्ब्रेन है। बेस में क्या होती है? बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ क्या होता है? ये वाला ऑर्गन बन गया, ये हो गया ऑर्गन कॉर्टाई, और ये क्या हो गया? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसकी? ऑर्गन कॉर्टाई की। जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप इसको इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं साउंड मैकेनिज्म है वो कैसे क्रिएट होती है। कॉर्टाई है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। यहाँ पर ये माइन्यूट हेयर्स है, यहाँ पे ये माइन्यूट हेयर्स है, हेयर्स, ये वाले माइन्यूट हेयर्स होते हैं जो ऑर्गेनोकॉर्टाई से निकलते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं अपने कि कैसे साउंड हमें सुनाई देता है। इसका एक सीक्वेंस में मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। मैकेनिज्म यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिएगा। सबसे पहला काम, साउंड वेव जो आएगी उसको रिसीव कौन करेगा? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना में वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और साउंड वेव्स है वो यहां से कहां जाएगी? ईयर पिन्ना से अंदर की कैनाल में, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कान के अंदर जाएगी। अंदर क्या होता है? पर्दा। सबको पता है कान में एक पर्दा होता है और उसमें वाइब्रेशन होता है और साउंड जनरेट होता है। तो यहां पे मैं यहीं से शुरू करने वाला हूं कि जब साउंड वेव्स आएगी तो अंदर कान में क्या होगा? उस पर्दे में, ईयर ड्रम में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। यहां से मैं पॉइंट्स आपको लिखना शुरू कर देता हूं। पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, क्या होगा? साउंड वेव्स है। यहां पर देखिए ये आ रही है साउंड वेव्स है। ये साउंड वेव्स क्या करेगी? जैसे ही आएगी तो वाइब्रेशन किस में होगा? ईयर ड्रम में। ये होगा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में क्या होगा? वाइब्रेशन। मैं रूट बना रहा हूं आपको, तो रूट को समझना है। वाइब्रेशन कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं? साउंड वेव्स का रूट क्या है पहुंचने का? हमने कहा साउंड वेव्स आएगी, ईयर पिन्ना लेगा, अंदर जाएगी और पर्दे को, कान के पर्दे में क्या करेगी? वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? साउंड वेव्स के बाद लिख दिया ईयर ड्रम। कान के पर्दे में जो वाइब्रेशन होगा, तो अभी आप वापस देखेंगे डायग्राम के अंदर मैंने बताया था एक्सटर्नल ईयर के बाद क्या होता है? मिडिल ईयर होता है, और उसमें क्या होते हैं? ईयर ओसिकल होती है। और मैंने ये भी बताया था कि ईयर ओसिकल क्या करेगी? साउंड की वेव जो उसको बढ़ा देगी, एम्पलीफाई कर देगी। अगला पॉइंट वहीं पर लिखते हैं अपने कि ईयर ड्रम में जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? ओसिकल्स, यानी कि कान के अंदर छोटी हड्डियां बताई थी मैंने, उसको बोलते हैं ओसिकल्स। ये ओसिकल्स क्या कर देती है? ये ओसिकल कर देती है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई साउंड। साउंड को क्या करेगी? एम्पलीफाई करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी, साउंड का एम्पलीफिकेशन कर देगी। कान के पर्दे में वाइब्रेशन से क्या हुआ? ओसिलस के अंदर क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ, एम्पलीफाई हो गया। फिर ये वेव्स कहां पहुंचेगी? ये पहुंचेगी फोसा ओवेलिस में। मैं लिख देता हूं फोसा ओवेलिस। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस डायग्राम में समझा चुका हूं व्हाट इज द फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस में वाइब्रेशन होगा, और ये फोसा ओवेलिस है, इसका कांटेक्ट किसके साथ होता है? ये मैंने देखिए यहां पर इस डायग्राम, अब आ जाओ, अभी हम यहां पर पहुंच चुके हैं इस डायग्राम के अंदर। फोसा ओवेलिस, ये मैंने बताया कि ये जो, और ये पूरा जो कोक्लिया इसके अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। और स्केला वेस्टिबुलाई किसके साथ रहता है? कांटेक्ट विद द फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस में वाइब्रेशन होगा, साउंड वेव्स पहुंचेगी। इस फोसा ओवेलिस के साउंड वेव्स से वाइब्रेशन किस में क्रिएट हो जाएगा? पेरीलिम्फ में होगा। ये भी पेरीलिम्फ है, ये भी पेरीलिम्फ है। ये पेरीलिम्फ किस में है? ये किस में? ये वेस्टिबुल में। तो हम लिखेंगे साउंड वेव्स कहां गई है? पेरीलिम्फ ऑफ वेस्टिबुल के अंदर पहुंच गई है। इसके रूट को आपको पता चले, है ना, यहां से क्या कहा हमने? वेस्टिबुल के पेरीलिम्फ में साउंड वेव्स पहुंच गई। इससे कहां जाएगी साउंड वेव? जाएगी एंडोलिम्फ में, ये। और एंडोलिम्फ कहां होता है? इसके अलावा मीडियम होता है, एंडोलिम्फ है। आप तो इस फिगर को ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम में आंसर। अब एंडोलिम्फ तो आपको पता है पहले से ही, ये रहा एंडोलिम्फ है, कहां पर है? इसके अलावा मीडिया के अंदर होता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन होने लग जाएगा किसमें? साउंड वेव्स पहुंच जाएगी बेसिलर मेम्ब्रेन में, ये वाली। ऑर्गेनोकॉर्टाई के नीचे की जो मेम्ब्रेन है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें साउंड वेव्स पहुंच गई है। अब बेसिलर मेम्ब्रेन में पहुंच गई, इसके साथ में कांटेक्ट किसका है? ऑर्गेनोकॉर्टाई का। तो साउंड वेव्स को किसने लिया? ऑर्गेनोकॉर्टाई ने। तो अगला अपने पॉइंट डाल देते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब यहां पे जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और आप इसको चलते रहेंगे कैसे कैसे होगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बाद यहां पे देखिए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से यहां पे मैं फिगर बनाता हूं।
मैंने क्या कहा था, ये वाला ऑर्गेनोकॉर्टाई, ऑर्गेनोकॉर्टाई से साउंड वेव्स कहां पहुंचेगी, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन में। ये देखिए यहाँ पे साउंड वेव्स कहां पहुंची ऑर्गेनोकॉर्टाई से, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन से वाया हेयर्स, ये जो हेयर्स है छोटे छोटे हेयर्स है, इनकी हेल्प से यहाँ पहुंच जाएगी। अब वहां पर जो सीक्वेंस जो कंप्लीट हो रही है, अब आप इसको यहां से समझेंगे। यहां मैंने बता दिया आपको ऑर्गेनोकॉर्टाई, ऑर्गेनोकॉर्टाई इससे साउंड वेव्स कहां पहुंचेगी, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन में। साउंड वेव्स जब टेक्टोनिक मेम्ब्रेन में पहुंचेगी तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। ये टेक्टोनिक मेम्ब्रेन उन साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हो जाएगी, इंपल्स जनरेट करेगी। ये काम इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक मेम्ब्रेन का काम होता है ना। ये क्या करेगी, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट काम करती है। ये काम करेगी, जो साउंड वेव्स इसके पास में आई है, साउंड वेव्स है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिक इंपल्स में आवेग उत्पन्न हो जाएंगे। तंत्रिकाओं के आवेग जनरेट करने का काम कौन करती है, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन। इसलिए ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपल्स बनेंगे और फिर ये इंपल्स इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कहां पहुंच जाएंगे, ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर, ऑडिटरी नर्व के माध्यम से पहुंच जाएंगे, यहां से, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन कहां चली जाएगी, कान की तंत्रिका में, ऑडिटरी नर्व में, ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व इसकी इंफॉर्मेशन कहां ले जाएगी, ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ले जाएगी, और फिर हमें सुनाई देना लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक जो फ्लो चार्ट बना है, आप उसको फोकस करेंगे तब आपको हियरिंग मैकेनिज्म के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने मैकेनिज्म में क्या लिखा, सबसे पहले साउंड वेव्स आएगी, कान के अंदर जाएगी, कान का पर्दा ईयर ड्रम में क्या होगा, क्रिएट द वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन जनरेट होगा, साउंड वेव्स बनेगी, द ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर एम्पलीफाई द साउंड वेव, उस साउंड वेव्स को बढ़ा देगी, और वहां से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, फोसा ओवेलिस में। और हमने पहले ही कहा फोसा ओवेलिस रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द स्केला वेस्टिबुलाई, तो क्या होगा, इस पेरीलिम्फ में क्या होगा, पेरीलिम्फ के अंदर साउंड वेव्स पहुंच जाएगी, वहां से क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन से ऑर्गेनोकॉर्टाई, ऑर्गेनोकॉर्टाई से कहां जाएगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करेगी, साउंड वेव्स इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगी, और यहां से क्या करेगी, ऑडिटरी नर्व में इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर ब्रेन में पहुंच जाएगी। तो यहां से जो मैंने आपको बताया, इस रूट को आप समझेंगे तो ऑर्गेनोकॉर्टाई के काम करने के तरीका, फंक्शन समझ पाएंगे और स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनोकॉर्टाई, तो ऑर्गेनोकॉर्टाई है, उसके बारे में जो जितना बोर्ड पे आपके बना रखा है, केवल इसी को आपको लर्न करना है। तो ये जो डायग्राम बना रखा है, इसको आप लर्न करेंगे तो मेरा मानना आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को जो बार बार देखो, जो कंफ्यूजन होता है, और फिर से जो डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इनको जितनी ज़्यादा बार बार आप ड्रॉ करेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपको उसकी लेबलिंग याद हो जाएगी और मैकेनिज्म को आप आराम से समझ पाएंगे। तो अभी मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एनसीईआरटी की बात करूं तो 11th क्लास के अंदर भी है, ये बीएससी के अंदर भी है और एमएससी के अंदर भी आता है। तो जब तक ये आउटलाइन आपको पहले क्लियर नहीं होगी, इससे पहले आप इसकी यानी ईयर की स्ट्रक्चर की और मोर डिटेल को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसको आराम से पढ़ते रहिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है आई के स्ट्रक्चर के बारे में। और आप सभी बच्चों ने अभी जो एग्जामिनेशन दिया है नीट का, और अभी कुछ बच्चे और भी जो प्रिपरेशन करेंगे, कई ऐसे हमारे जो विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है, वो टीचर भर्ती के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, टीजीटी पीजीटी की, तो उनके लिए भी ये जो आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यूटी में वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू।